Hello students, how are you all? I hope all of you will be quite well at home. Today we will discuss figures of speech. प्यारे बच्चों, आज हम अलंकार की बात करेंगे। अलंकार आपने 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी आपको पढ़ने होंगे और ये ऐसा टॉपिक है बच्चों, ये आपको 4 मार्क्स 100% दिलवाएगा। कितने मार्क्स बच्चों? 4 मार्क्स 100%। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स 100% मिलेंगे। तो अलंकार की बात कर लेते हैं हम। ये अलंकार होता क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है क्या? प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि महिलाएं मेकअप करती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, गोल्ड के आभूषण पहनती हैं। वो किस लिए? जिससे कि वो सुंदर दिखाई दे। तो जिस प्रकार से हमें अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकार का यूज करते हैं, हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। हम यूजुअली कह देते हैं कि वह सुंदर है, वह सुंदर है। इस सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं बना। और मैं यदि यह कहूं कि वह ऐसी सुंदर है जैसे कि गुलाब, अर्थात गुलाब के समान सुंदर है, तो अब सेंटेंस अधिक प्रभावशाली हुआ। तो इस सेंटेंस में हमने अलंकार का यूज किया, हमने फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार हैं कितने। तो प्यारे बच्चों, अलंकार वैसे तो 20 से भी ऊपर हैं, अबाउट 20 हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 11th और 12th में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है, 7 अलंकार हैं जो इस प्रकार से हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 7 figures of speech in our syllabus। हम अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं 11th और 12th की। तो हमारे सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। ऐसा नहीं है कि अलंकार है ही 7 बस, ये फिगर्स ऑफ स्पीच 7 है, हमारे सिलेबस में 7 है। प्यारे बच्चों, आपने 11th में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। इनके जो नेम्स हैं उसको हम एक फॉर्मूले के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे वो फॉर्मूला क्या है? शैम्पू। क्या है? शैम्पू। ऐसे होता है हमारा सिमिली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपमा। एक्स से होता है हाइपरबोल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। तीसरा होता है एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबोधन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संबोधन। एम से होता है मेटाफर, मेटाफर, जिसको हम कहते हैं रूपक। ओ से होता है ऑक्सीमोरॉन, सॉरी पी रह गया, पी से होता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण। ओ से होता है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास।
क्या होता है प्यारे बच्चों? विरोधाभास। लास्ट में जो ओ बचा उसका नेम थोड़ा टिपिकल है, स्पेलिंग थोड़ा टिपिकल है, देख लेंगे। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया, POEIA, ONOMA, ओनोमेटोपोइया, जिसको कहते हैं हम ध्वनि सूचक अलंकार। ये कैसा आता है? ध्वनि सूचक अलंकार। तो प्यारे बच्चों, ये 7 हमारे अलंकार हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। पहले S सिमिली, जिसको हम हिंदी में उपमा कहते हैं। दूसरा H हाइपरबोल, अतिशयोक्ति होता है। तीसरा एपोस्ट्रोफे, संबोधन होता है। चौथा मेटाफर, रूपक होता है। पांचवा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण होता है। छठा ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास होता है। लास्ट में है ओनोमेटोपोइया, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। प्यारे बच्चों, अब इन सब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और ये भी जान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। प्यारे बच्चों, अब हम फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सिमिली की। कौन सा है? सिमिली, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा। सिमिली क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which comparison is made between two unlike things, and the words of comparison as like or so are used। प्यारे जो डेफिनेशन समझ लेते हैं। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक ऐसा अलंकार होता है इन विच, जिसमें कंपेरिजन कहते हैं तुलना, जिसमें तुलना इज मेड यानी की जाती है। तो सिमिली एक ऐसा अलंकार है जिसमें तुलना की जाती है। क्या की जाती है बच्चों? तुलना की जाती है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। किसमें? दो असमान, कैसी चीजों में? असमान, जो अनलाइक हो, और थिंग्स कहते हैं चीजें, वस्तुएं। तो सिमिली एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो असमान वस्तुओं में या चीजों में तुलना की जाती है। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, और जो तुलना करने वाले शब्द हैं। अब तुलना किससे की जाएगी? वो शब्द कौन से हैं? एज, लाइक और सो। तुलना करने वाले शब्द कौन से? एज, लाइक और सो। और नहीं है, और तो अथवा के लिए आया है। एज, लाइक, सो आर यूज्ड। मतलब सिमिली में एज का प्रयोग किया जाएगा, लाइक का प्रयोग किया जाएगा, सो का प्रयोग किया जाएगा तुलना करने के लिए। फिर से समझ लेते हैं। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो असमान वस्तुओं में या चीजों में तुलना की जाती है, और इसमें तुलना करने वाले शब्द एज, लाइक, सो इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे प्यारे बच्चों। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन ख्वाब के समान है। इसमें बच्चों लाइक का प्रयोग हुआ, देखिए
हमने तुलना करने वाले शब्द बताए थे, या तो एज आएगा, या लाइक आएगा, या सो आएगा। तो इसमें किसका यूज हुआ है? लाइक का। तो यहां जो फिगर ऑफ स्पीच है कौन सा है? सिमिली। क्योंकि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन ख्वाब के समान है। यहां जो तुलना की जा रही है वो तुलना हो रही है लाइफ में और ड्रीम में, जीवन में और ख्वाब में। ठीक है, अब जीवन और ख्वाब कैसे एक जैसे हैं? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन ख्वाब के समान है। तो कैसे हैं? देखिए, जीवन का क्षण भर का भी कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही हमारी आंख बंद होती है, क्षण भर में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो ड्रीम है, जो ख्वाब है हमारा, उसका भी कोई भरोसा नहीं कब हमारी आंख खुल जाए और कब हमारा ख्वाब समाप्त हो जाए, कब हमारा ख्वाब एंड हो जाए। तो जिस प्रकार से जीवन क्षणिक है, इसका कोई भरोसा नहीं कब समाप्त हो जाए, उसी प्रकार से ख्वाब का, ड्रीम का कोई भरोसा नहीं कब हमारी आंख खुल जाए और कब हमारा ख्वाब टूट जाए। तो जीवन किसके समान है? ख्वाब के समान है। ठीक है, और तुलना करने के लिए जो वर्ड आया है वो क्या आया है इसमें? लाइक। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप से आएगा? उसमें एक तो आपको डिफाइन करना होगा किसी एक फिगर ऑफ स्पीच को। उसमें वो ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन आते हैं ज्यादातर, उनमें से किसी एक को आपको डिफाइन करना है और प्लस उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो डिफाइन करना है कि डेफिनेशन लिखनी है। अब वो एग्जाम पेपर पर डिपेंड करता है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए। तो हमें तो 7 ही तैयार करने हैं। तो एग्जाम्पल्स कितने लिखने हैं? 2 नंबर के 2 एग्जाम्पल्स होंगे और 2 नंबर की होगी हमारी डेफिनेशन। इस प्रकार से हमारे 4 नंबर का ये जो मैटर है तैयार हो जाएगा। तो अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। सी इज एज ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर है, एज अ रोज, जितना कि कोई गुलाब। अर्थात यहां तुलना किस में हो रही है? कंपेयर किस में हो रही है? सी यानी किसी लड़की में, और रोज कहते हैं गुलाब। ठीक है, अब तुलना करने के लिए 2 असमान चीजें होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो तुलना की जा रही है दोनों असमान चीजों में ही हो रही है। एक तरफ लड़की है और दूसरी तरफ गुलाब है। ठीक है, तो दोनों असमान चीजें हैं। और तुलना करने के लिए जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है, जो तुलना करने वाला जो शब्द है, वो कौन सा यूज हुआ है प्यारे बच्चों? इसमें एज का। तो हम क्या कह सकते हैं इस सेंटेंस में? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। तो याद रखेंगे, बहुत सिंपल से मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, वह इतनी सुंदर है जितना कि गुलाब। तो हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच यहां तैयार हो जाता है, सिमिली। ठीक है, सिमिली की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, इनको याद रख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने जो फॉर्मूला बताया था उसमें हमने एस के बाद एच बताया था, शैम्पू। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साहब इनका यही सीरियल चलेगा, हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। सिमिली के बाद हाइपरबोल की लिख दो, या मेटाफर की लिख दो, या पर्सनिफिकेशन की। लेकिन मैं यहां जो आपको समझाऊंगा, सिमिली के बाद मैं आपको समझाऊंगा मेटाफर। कौन सा समझाऊंगा प्यारे बच्चों? मेटाफर। अब मेटाफर समझाने का एक रीजन है, अभी बताता हूं आपको। सिमिली के बाद मेटाफर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने आपको मेटाफर समझा रहा हूं सिमिली के बाद। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which comparison is made between two unlike objects, but the words of comparison
कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड, आर नॉट यूज्ड। प्यारे बच्चे डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मेटाफर क्या होता है? देखिए बिल्कुल सिमिली से मिलता जुलता, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या लिखा है? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर एक ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें कंपेरिजन इज मेड, तुलना की जाती है। प्यारे बच्चों सिमिली में भी तुलना की गई थी और मेटाफर में भी तुलना की जाती है। ठीक है, सिमिली में क्या लिखा है? बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, तो यहां भी वही है, बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स लिख दो या थिंग्स लिख दो, एक ही बात है। वो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम थिंग्स भी लिख सकते हैं, या यहां पर ऑब्जेक्ट्स लिखा है तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखा है? तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें कंपेरिजन इज मेड, जिसमें तुलना की जाती है, बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, दो असमान चीजों के बीच में, वस्तुओं के बीच में। तो सिमिली में भी दो असमान वस्तुओं के बीच में तुलना होगी और मेटाफर में भी दो असमान वस्तुओं के बीच में तुलना होगी। बट यहां से डिफरेंस आ गया प्यारे बच्चों। बट क्या है? बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, लेकिन जो तुलना करने वाले शब्द हैं, कौन से वाले शब्द बताए थे? एज, लाइक, सो। तो सिमिली में तो इनका यूज होता है, लिखा ना आर यूज्ड, लेकिन मेटाफर में क्या लिखा है? बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। इसमें नॉट यूज्ड है और इसमें क्या है? यूज्ड। तो अंतर क्या हुआ? सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन यानी एज, लाइक, सो का यूज होगा तो सिमिली बन जाएगा, और मेटाफर में इनका यूज नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा? मेटाफर। प्यारे बच्चों दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला तो बिल्कुल ही सिंपल कर देता हूं आपके लिए। लाइफ इज ए ड्रीम। प्यारे बच्चों मैंने इसमें लाइक का यूज किया था। देखो लाइक क्या है? वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन है, तुलना करने वाला शब्द है, यहां पे लिखा हुआ भी है, तो ये सिमिली बना रहा था यहां पर। लेकिन हमने क्या किया, जब मेटाफर का हम एग्जाम्पल देंगे तो लाइक को यहां से हटा देंगे। जब ये लाइक हट जाएगा तो ये एग्जाम्पल किसका बन गया? मेटाफर का। तो आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखने से सिमिली का भी एग्जाम्पल बन जाएगा वो, और मेटाफर का भी बन जाएगा। तो इसका क्या हो गया? लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक ख्वाब है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कैमल ऊंट होता है, तो कैमल इज द शिप, शिप कहते हैं जहाज, ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान। प्यारे बच्चों आपने छोटी छोटी किताबों में पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 इनमें पढ़ा होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है? ऊंट में और जहाज में कंपैरिजन की गई है। किस किस में? ऊंट में और जहाज में। ऊंट एक क्रिएचर है, एक प्राणी है, एक एनिमल है, लेकिन शिप क्या है? एक वस्तु है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब एक जैसे कैसे हैं ये? जिस प्रकार से समुद्र में जहाज का यूज हम करते हैं सामान को लाने ले जाने के लिए, उसी प्रकार से रेगिस्तान में अपने सामान को लाने ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऊंट का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। लाइफ इज अ ड्रीम बिल्कुल सिंपल है, लाइक को हटा देंगे तो मेटाफर बन गया, और ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो ये हमारे दो फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। प्यारे बच्चों हम दो फिगर ऑफ स्पीच क्लियर कर चुके हैं, सिमिली और मेटाफर। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड फिगर ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मानवीकरण। मानवीकरण। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है? पर्सोनिफिकेशन इज
that figure of speech in which lifeless things or abstract ideas are thought of as living beings. प्यारे बच्चों, इसको समझ लेते हैं जरा। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, हर फिगर ऑफ स्पीच में शुरुआत की जो लाइन है वो एक जैसी है। तो पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है इन विच, जिसमें लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस सभी जानते होंगे, निर्जीव चीजें, ठीक है, जिसमें निर्जीव चीजें और या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों अमूर्त। क्या होता है? अमूर्त। और आइडियाज कहते हैं विचार। अब ये अमूर्त विचार क्या होते हैं उनको समझ लीजिए प्यारे बच्चों। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो मूर्त होता है। और जिसको हम ना देख पाए, जिसको ना हम छू सकें, जिसको सिर्फ हम फील करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, तो अमूर्त विचार क्या है? ठीक है, जिसको हम ना देख पाए, ना जिसको हम छू सकें। जैसे हम ईमानदारी कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, घृणा कह सकते हैं, बुखार कह सकते हैं। तो इनको ना हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, सिर्फ क्या होते हैं? ये हमें महसूस होते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है इन विच, जिसमें लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव चीजों को, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या अमूर्त विचारों को, अमूर्त विचार क्लियर हो गया होगा, आर थॉट ऑफ, उनको माना जाता है एज लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स कहते हैं सजीव प्राणी। लिविंग बीइंग्स क्या होता है? सजीव प्राणी। ठीक है, मतलब निर्जीव चीजों को या अमूर्त विचारों को इसमें क्या मान लिया जाता है? इसमें सजीव प्राणी मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आप। एग्जाम्पल मैंने लिखा, लव इज ब्लाइंड। बहुत पुरानी कहावत है, हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं सेंटेंस को। क्या लिखा है मैंने? लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। ठीक है, अब लव की बात कर लेते हैं। लव यानी कि प्रेम। प्यारे बच्चों, प्रेम को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। प्रेम क्या है? सिर्फ महसूस होता है। और क्या लिखा है इसमें? लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा, प्रेम अंधा होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रेम अंधा कैसे हो सकता है? अंधा तो व्यक्ति होता है। अंधा कौन होता है? व्यक्ति। तो यहां लव को कौन मान लिया? लव को यहां पर व्यक्ति मान लिया, लव को यहां पर सजीव प्राणी मान लिया। तो लव क्या चीज है? लव है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये अमूर्त विचार है। लव ये क्या है? एक अमूर्त विचार है। तो प्रेम है, घृणा है, ठीक है, तो ये क्या है? अमूर्त विचार है। लेकिन अमूर्त विचार को यहां क्या माना गया है? एक पर्सन माना गया है, कि व्यक्ति माना गया है। क्योंकि अंधा कौन होता है? अंधा एक व्यक्ति होता है, प्रेम अंधा नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होगा। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो इस प्रकार से ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? यह है हमारे पर्सोनिफिकेशन का। और मैं आपको आसान सा एग्जाम्पल बताता हूं। वॉल्स हैव ईयर्स। प्यारे बच्चों, बहुत आसान सेंटेंस है, आप सबने सुना भी होगा। वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दीवार क्या है? निर्जीव चीजें हैं ये, लाइफलेस थिंग्स है। दीवार कैसी होती है? निर्जीव होती है ना। और ईयर्स किसके होते हैं? कान किसके होते हैं? किसी सजीव प्राणी के। तो यहां पर निर्जीव चीज को क्या मान लिया गया? एक सजीव प्राणी मान लिया गया है ना। तो वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं।
इस प्रकार से यहां जो सेंटेंस है हमारा, ये कौन सा एग्जाम्पल बन गया हमारा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तुम चलो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हाइपरबोल की, अतिशयोक्ति की। समझ लेते हैं, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं बच्चों। हाइपरबोल is that figure of speech in which जिसमें things और persons are presented as greater or less, better or worse than they एक्चुअली आर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है हाइपरबोल, इसको समझ लेते हैं। हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल वह अलंकार होता है इन विच जिसमें थिंग्स और पर्सन्स, चीजों को या व्यक्तियों को आर प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाता है, एज, किस रूप में, ग्रेटर और लेस, ग्रेटर मतलब ज्यादा बड़ा करके, और लेस या कम करके, मतलब या तो उसको ज्यादा बढ़ा करके पेश करेंगे या फिर उसको कम करके पेश करेंगे। बेटर या तो उसको ज्यादा अच्छा बता करके पेश करेंगे, और वर्स या फिर उसको ज्यादा खराब बता करके पेश करेंगे। देन दे एक्चुअली आर, जो वो वास्तव में है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जैसी वास्तव में है उसकी वास्तविकता नहीं बताते हैं, उसकी वास्तविकता से या तो उसको ज्यादा अच्छा बताएंगे या फिर ज्यादा बुरा बताएंगे, या तो उसको बिल्कुल हाई कर देंगे या फिर बिल्कुल लो कर देंगे, अर्थात उसकी वास्तविकता नहीं बताई जाती है। तो समझ में आ गया होगा, अतिशयोक्ति को बड़ा चढ़ा करके चीजों को या व्यक्तियों को पेश करना ही कौन सा अलंकार होता है, हाइपरबोल होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल। क्या एग्जाम्पल लिखा है मैंने, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स नदियां होती हैं, ब्लड खून की, फ्लॉड बह गई इन द बैटल, लड़ाई में, मतलब लड़ाई में या युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो प्यारे बच्चों, ऐसा हो सकता है कि 150 आदमी मर गए हो, 1000-2000 लोग मर गए हो, कुछ खून भी वहां पर बह गया होगा, लेकिन यह संभव नहीं है कि वहां पर खून की नदियां बह जाएं। तो इसीलिए इस सेंटेंस में बात को कैसे पेश किया गया, बहुत ही बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। तो क्या लिखा है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल। ठीक है, तो लड़ाई में खून की नदियां बह गई। इसमें कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें है हमारा हाइपरबोल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। I loved Ophelia 40,000 brothers। क्या लिखा है सेंटेंस में, आई लव्ड ओफिलिया। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में से ली गई है जिसका नाम है हैमलेट। तो आई जो है यहां पर हैमलेट है, तो हैमलेट इस बात को कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई लव्ड ओफिलिया। ओफिलिया जो है इस प्ले की हीरोइन है, तो हैमलेट कह रहा है कि मैंने ओफिलिया को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, कितना
कि 40,000 ब्रदर्स कि 40,000 भाई मिलकर भी इतना एक बहन को प्रेम नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों 40,000 भाई एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसीलिए इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? हाइपरबोल। ठीक है, तो ये जो हमारे आज 4 हमने फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया है, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के 3 हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच बचे हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।